आप सबको जोहार। और आज है तारीख 30 नवंबर 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने यहां पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है और उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो धरती आबा के वंशज की 28 नवंबर का आधी रात के बाद 12:30 बजे के आसपास रिम्स में निधन हो गया और जहां पर 25 नवंबर को खूंटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मंगल मुंडा, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। तब से वह रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती थे। सीएम समेत झारखंड के कई बड़े नेता उनका हालचाल जानने रिम्स पहुंचे थे और उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी बनाई गई थी। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका और जैसे ही शुक्रवार को उनके निधन की सूचना मिली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और यहां पर शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए यहां पर परिजनों को सांत्वना दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता चंपई सोरेन ने भी मंगल मुंडा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन की खबर जो है वो बहुत ही दुखद है और इस खबर से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ हूँ और ये झारखंड एवं देश भर के आदिवासी समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मरंगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। अंतिम जोहार। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर अघोर आश्रम के गार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत से गुस्साए लोगों ने शव को एम्बुलेंस में रखकर रोड को जाम कर दिया। घटना पलामू जिले के मेदिनी नगर की है, जहाँ पर देर रात मारवाड़ी बासा में खाना खाने के बाद नीरज कुमार के साथ मुखराम दुबे, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, अघोर आश्रम जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। पुलिस लाइन के समीप डॉक्टर MP सिंह के आवास के सामने हुई इस दुर्घटना में मुखराम दुबे की यहां पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई और यहां पर सतीश कुमार दुबे नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अघोर आश्रम में गार्ड की नौकरी करने वाले मुखराम दुबे चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वाडीहा के रहने वाले हैं। मुखराम दुबे पूर्वाडीहा से आने के बाद नीरज कुमार के साथ मारवाड़ी बासा से खाना खाकर मोटरसाइकिल से देर रात करीब 11 बजे अघोर आश्रम जा रहे थे और इसी दौरान दुर्घटना हो गई और मोटरसाइकिल चला रहे नीरज कुमार रोड पर गिरे। फिर उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए नई पहल की है। अब NTA की परीक्षाएं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए NTA ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थानों को चिन्हित कर रही है जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो सके और इसके तहत झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों का चयन NTA ने यहाँ पर किया है, जहाँ NTA ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की स्थापना करेगी और इनमें यहाँ पर धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अधीन संचालित BIT सिंदरी शामिल है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड की उप निदेशक डॉक्टर विभा पांडे ने BBMKU को पत्र भेजकर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी मांगी है। पत्र में बताया गया है कि NTA के स्तर से कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT का आयोजन किया जाना है। NTA की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को एजेंसी के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इधर पत्र मिलने के बाद BBMKU ने यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने बताया है कि BBMKU सभी आर्ताओं को पूरा करता है और इस संबंध में उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर NTA को पत्र भी भेजा जाएगा।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यहाँ पर शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अब धरातल पर उतारना ही उनकी प्राथमिकता है। और रांची के नए उपायुक्त ने यह भी कहा है कि विभागों की कमियों को यहाँ पर समीक्षा करके एक्शन प्लान करने के तहत काम किया जाएगा। वहीं 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक A में वरुण रंजन से पदभार लिया। और यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के बाद रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेगा। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिला प्रशासन के स्तंभ पंचायत, प्रखंड, अंचल कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन के पदाधिकारी कर्मी समय पर कार्यालय आएं और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। और सभी पदाधिकारी और कर्मचारी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आम जनता को काम के लिए कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। रांची के उपायुक्त का कार्यभार सौंपने के बाद वरुण रंजन ने मंजूनाथ भजंत्री को शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी पदाधिकारियों और यहां पर कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 6 विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की गई है। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से ये नियुक्तियाँ की गई हैं और इस संबंध में राजभवन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और अजय कुमार को रांची विश्वविद्यालय का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। कांत किशोर मिश्रा कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के वित्तीय सलाहकार बन गए हैं। वहीं धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार शशि भूषण सिन्हा होंगे। वहीं अखिलेश शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के लिए ब्रजनंदन ठाकुर को फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वहीं विनय कुमार वर्मा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और इन सभी 6 वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति 3 साल के लिए या फिर 65 साल की उम्र पूरी होने तक के लिए हुई है। और सभी से ये कहा गया है कि वे 15 दिसंबर 2024 तक अपना जो कार्यभार है उसको संभाल लें और इस अवधि तक कार्यभार नहीं संभालने वाले लोगों की नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर, वो भी जमशेदपुर से, जहाँ पर टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। राजधानी एक्सप्रेस भी समय बदल कर चलेंगी। और यहाँ पर जमशेदपुर दक्षिण पूर्वी रेलवे के आद्रा मंडल में यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों की वजह से 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और इस अवधि में कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, तो कुछ को डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया है। और टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें जो कि रद्द हो गई हैं या फिर डाइवर्ट हो गई हैं, उन सभी की डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी, जिसको आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में 4 दिसंबर तक सुबह से कोहरा या फिर धुंध रहने का अनुमान है। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, कनकनी भी बनी रहेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी कुछ इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। सुबह में कोहरा या फिर धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। सुबह और शाम में लोग ठंड से यहाँ पर बचाव के लिए आलाप ताप रहे हैं। रांची और उसके नज़दीक के क्षेत्रों में मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही कोहरा और धुंध रहने का अनुमान है और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं कुछ वक्त के लिए। उसके बाद तो धूप खिलेगी ही खिलेगी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने यहाँ पर बताया है कि झारखंड में 4 दिसंबर तक सुबह में यहाँ पर कोहरा रहेगा और धुंध जो है वो रह सकती है, जिसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। और बाकी स्क्रीन पर आपको डेटा डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि आज का जो मौसम है उसमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पश्चिमी सिंहभूम से, जहाँ पर झारखंड से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने निकल कर आया है। और एक मालगाड़ी के नीचे से स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को रेल लाइन पार करवाया जा रहा है और उसी मालगाड़ी के नीचे से एक एक करके 1 दर्जन से अधिक लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके निकल रहे हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये सभी एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने में जद्दोजहद कर रहे थे। मरीज को यहाँ पर एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए उन्होंने बीमार व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक कंधे पर ढोया है।
पर दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस था ही नहीं। अब ऐसे में क्या करें। अब यहाँ पर ये जो मामला निकल कर आया है, ये मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ का है, जहाँ पर मुंडासाही गांव में पिछले दिनों एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। उसे चंपुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को कितनी यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा। दरअसल बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, और हमेशा की तरह सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर पहले रुक गई, गांव तक नहीं पहुंच पाई। परिजन यहां पर स्ट्रेचर लेकर मरीज को कंधे पर लाद कर एम्बुलेंस तक ले जा रहे थे, और रास्ते में एक रेलवे ट्रैक मिल गया और जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी। अब वो इंतजार करते रहे कि मालगाड़ी जो है वो चली जाएगी, तब हम ट्रैक पार करेंगे। पर वहां पर दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर मालगाड़ी जो है वो काफी देर तक खड़ी रही। मरीज की हालत चूंकि बिगड़ने लगी थी, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था जल्दी यहाँ पर रेलवे ट्रैक पार करने से। हालांकि यहाँ पर फिलहाल कोई दुर्घटना तो घटित नहीं हुई है। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के नीचे से स्ट्रेचर को सरकाते हुए ट्रैक के पार पहुंचाया। फिर यहाँ पर बारी बारी से वो लोग भी रेलवे लाइन के उस पार निकले, स्ट्रेचर पर लेटे मरीज को स्ट्रेचर समेत कंधे पर उठाया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया, और जिसके बाद एम्बुलेंस मरीज को लेकर चंपुआ अनुमंडल अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर गोविंदपुर थाना अंतर्गत देवली स्थित मां तारा इंटरप्राइजेज में गोविंदपुर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली टाटा DEF यूरिया जब्त किया है। ये छापेमारी टाटा मोटर्स इंडिया की अधिकृत टीम द्वारा गोविंदपुर थाना में की गई शिकायत के आधार पर की गई थी। कंपनी के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर प्राप्त चांदपुर पल्ली राजबाड़ी थाना एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल निवासी राजेश रविदास ने मंगलवार को गोविंदपुर थाना में लिखित शिकायत की थी। पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम के निर्देश पर पुआनी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मां तारा इंटरप्राइजेस में छापेमारी की, जहां गल्फ एडी ब्लू के 20-20 लीटर के 30 डब्बे और टाटा मोटर्स डीजल एडजस्ट फ्लूइड के 20-20 लीटर के 75 डब्बे जब्त किए गए। कॉपीराइट अधिनियम के तहत कांड संख्या 296/2024 अंकित कर BNS की धारा 318(2), 318(4), 349 एवं 63 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले की जो सुनवाई है वो गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई, और अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बैरथ निवासी नंद कुमार सिंह को रांची के होटवार जेल से VCS द्वारा पेश किया गया। वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से ही, जहाँ पर अंतरजातीय विवाह के बाद 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर पत्नी ललिता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित और प्रताड़ित करने के मामले में जेल में बंद पश्चिमी वर्धमान जिले के न्यू जामसोल ब्रह्मपुत्र निवासी शोभिक भट्टाचार्य की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई, जहां पर अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी, और इस मामले में आरोपी 21 अक्टूबर 2024 से जेल में बंद है। शोभिक ने यहां पर 25 मार्च 2018 को ललिता, जो कि अनुसूचित जाति की है, उनके साथ यहां पर अंतरजातीय विवाह रचाया था। शादी के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दहेज की मांग की, जिसका उसने कड़ा विरोध किया तो उसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित किया गया, और इस संबंध में सूचक ललिता कुमारी ने 24 फरवरी 2021 को चिरगुंडा थाना के गल्फरबाड़ी OP में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार का उपभोक्ताओं पर लाखों रुपए का जल कर बकाया है। ऐसे 10 उपभोक्ताओं को नगर निगम ने नोटिस भेजकर जल कर का भुगतान करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि समय अवधि में भुगतान नहीं होता है तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब कर का मतलब क्या होता है? कर यानी कि टैक्स।
गुरुवार को एमडी रविराज शर्मा ने जलकर की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बकायेदारों पर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। एमडी शर्मा ने बताया है कि जलकर का भुगतान नहीं होने के कारण जलापूर्ति योजना के रखरखाव, संचालन और कर्मियों के वेतन तथा पावना का भुगतान में परेशानी हो रही है। वैसे सभी जलकर उपभोक्ताओं जिनका जल विपत्र की राशि बकाया है यथाशीघ्र बकाया का भुगतान करें, अन्यथा जल संयोग विच्छेदित करते हुए बकाया राशि वसूल की जाएगी। और बाकी यहाँ पर पूरा आपको डेटा डिटेल अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि किन लोगों पर कितना लाख का बकाया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का शव उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया और उनका अंतिम संस्कार भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में ही होगा। जैसे ही मंगल मुंडा का शव रांची से खूंटी के उलीहातू पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और यहाँ पर मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। मंगल मुंडा के पिता सुखराम मुंडा, माँ लक्ष्मणी देवी, चाचा बुधराम मुंडा और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया है कि गांव में आदिवासी परंपरा के अनुसार शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अब तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़, जहाँ पर मंगल मुंडा से मिलने के लिए हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रिम्स यहाँ पर पहुँचे थे। डॉक्टरों और परिजनों से उनका हालचाल भी जाना था और इसके बाद डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से ये भी कहा था कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाए और जिसके बाद उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ पर गठित की गई थी। हालांकि उनको बचाया नहीं जा सका। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और राजधानी रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो जैसे शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से मामूली ही अधिक हुआ है। और यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक रहा। यहाँ का उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क रहा, कहीं भी वर्षा नहीं हुई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 30 जनवरी यानी कि शनिवार को सुबह में हल्के से मध्यम दर्ज का कोहरा या फिर धुंध छाया रहेगा और इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर एगियारकुंड प्रखंड अंतर्गत कुमारधुम्बी की पंचमोहली पंचायत में विकास कार्य में गड़बड़ी की जांच पड़ताल करने के लिए गुरुवार को एसीबी की टीम पहुंची। पंचायत के बड़डांगल मोची टोला निवासी डब्लू दास ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद, धनबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो, डीसी, डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य से कर कार्रवाई करने की मांग की है। और बताया जाता है कि 5 माह पूर्व डब्लू दास सहित 50 से अधिक ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि यहाँ पर मोची टोला में 2,77,942 रुपए की प्रकलित राशि से नाला निर्माण होना था, लेकिन नाला का निर्माण हुआ नहीं और काम को पूरा दिखाकर सारी राशि जो है वो निकाल ली गई। और उसी तरह पंचायत के एक निजी स्कूल के भीतर 1,09,900 रुपए प्रकलित राशि से चबूतरे का निर्माण करा दिया गया। चिरकुंडा नगर पंचायत क्षेत्र में 2,36,086 रुपए प्रकलित राशि से पेवर ब्लॉक बिछा दिया गया। डब्लू दास ने कहा है कि आरटीआई करने पर यह जानकारी मिली है कि इन तीनों विकास कार्यों की पूरी राशि निकाल ली गई है। जब इसका विरोध किया गया तो धमकी मिल रही है और इस संबंध में बीडीओ मधु कुमारी ने कहा है कि टीम के आने की जानकारी नहीं है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जल्द ही यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। झारखंड की नवगठित सरकार के मंत्री
मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अब कोई अड़चन नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो काफी विचार किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वे उनका समर्थन करेंगे। मंत्री पद के लिए जिनका चयन किया जाएगा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 9 दिसंबर से विधानसभा सत्र बुलाया गया है और उस दौरान भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या मुख्यमंत्री चाहे तो उससे पहले भी हो सकता है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाया है और इसमें नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर आयोजित युवा संगम में शामिल झारखंड से 45 युवाओं का जो दल है वो उत्तराखंड रवाना हो गया और गुरुवार को इस दल को IIT ISM के निर्देशक प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके लिए IIT ISM के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दल के साथ 6 कोऑर्डिनेटर जिनमें शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं और इसके अलावा मौके पर प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर जोर दिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर ECL मुगमा क्षेत्र के बंद कापासारा OCP में यहाँ पर अवैध खनन कर लोगों को कोलियारी प्रबंधक मुन्ना सिंह के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर खदेड़ दिया और अधिकारियों ने यहाँ पर OCP में अवैध खनन के लिए बनाए गए मुहानों का जायजा लिया। प्रबंधक ने बताया कि 1-2 दिनों में खोले गए अवैध मुहानों की भरपाई की जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना ना हो, क्योंकि कुछ दिन पहले भूधंसान जैसी घटना घटित हुई थी और उक्त घटना के बाद प्रबंधन ने अवैध मुहानों की यहाँ पर डोजरिंग करा दी थी, लेकिन 2 दिनों बाद पुनः मुहानों को खोलकर अवैध खनन किया जा रहा था और इसकी सूचना मिलने पर गुरुवार को बंद OCP का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया। प्रबंधन ने बताया कि अवैध खनन रोकने को लेकर प्रबंधन काफी ज्यादा गंभीर है और इस पर रोक लगाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर गोविंदपुर थाना अंतर्गत GT रोड साहिबगंज मोड़ के समीप गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे हुई दुर्घटना में मुस्कान परवीन नामक 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई और इस घटना से आक्रोशित नागरिकों ने NHAI के खिलाफ GT रोड जाम कर दिया और सड़क जाम दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक रहा। इससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई और GT रोड का यहाँ पर दिल्ली लेन और कोलकाता लेन तथा साहिबगंज रोड में वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये घटना आखिर हुई कैसे। तो मुस्कान गोविंदपुर बाजार से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर वापस फकीरडी लौट रही थी। इस दौरान सड़क पार करने के क्रम में टाटा मैजिक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और जिसका नंबर JH10CJ2429 था और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना के घटित होने के बाद आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए SNMMCH भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर ECL मुगमा क्षेत्र की गोपालपुर कॉलोनी में बुधवार की रात लक्ष्मण नोनिया, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, अपने आवास में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर गुरुवार की सुबह निरसा पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस संबंध में निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने कहा है कि मामला आत्महत्या का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो आखिर दरअसल हुआ क्या? घटना के संबंध में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुधवार की रात लक्ष्मण नोनिया नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा था। उसने अपने परिजनों के साथ झगड़ा और मारपीट कर घर से भगा दिया, जिसके बाद कमरे में उसने फांसी लगा ली। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर CCL कथारा एरिया के गोविंदपुर स्वांग फेज 2 परियोजना अंतर्गत कोयला का उत्खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी RA माइनिंग में यहाँ पर नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रैयत विस्थापित सहयोग समिति के सचिव नरेश राम महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य निजी क्षेत्र नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत 75% नियोजन नियमानुसार सर्वप्रथम विस्थापितों के लिए आरक्षित है। फिर भी आउटसोर्सिंग कंपनी विस्थापितों को नियोजन नहीं दे रही है। नियोजन की मांग को लेकर CCL गोविंदपुर फेज 2 प्रबंधन के साथ कई बार बैठक भी हुई, जिसमें लिखित समझौता भी हुआ। विस्थापित युवाओं की सूची बनाकर दी गई, जिस पर यहाँ पर कथारा महाप्रबंधक कार्यालय
कार्यालय में यहाँ पर महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक भी रखी गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधक बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर यहाँ पर महाप्रबंधक ने समिति के प्रतिनिधि को आश्वासन दिया था कि कंपनी प्रबंधक से बात कर पुनः बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सचिव ने कहा है कि 4 दिसंबर से कंपनी के आउटसोर्सिंग कार्य को ठप करके चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो राम रत्न उच्च विद्यालय के समीप से यहाँ पर बुधवार की देर रात अपराधी धारदार हथियार के साथ और उसके बल पर बोलेरो JH09BB 9084 को लूट कर फरार हो गए और भुक्तभोगी द्वारा जानकारी देते ही बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह दल बल के साथ अपराधी का पीछा करते हुए उक्त बोलेरो को माराफारी थाना अंतर्गत आर बस्ती में पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी जो है वो भाग निकले। थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार की देर रात एक अपराधी द्वारा बोलेरो लूटकर भागने की सूचना मिली, लेकिन तुरंत जवानों के साथ वाहन में लगी GPRS के आधार पर पीछा करते हुए वाहन को माराफारी थाना अंतर्गत आर बस्ती से जब्त कर लिया गया। फरार अपराधी को पकड़ने के लिए छापामारी की जा रही है और ये भी कहा है कि चालक और अपराधी के बीच झड़प भी हुई थी, जिसका CCTV फुटेज भी जब्त कर लिया गया है। बोलेरो जियो कंपनी के अधीन संचालित है और बोलेरो चालक वाहन को लेकर कंपनी के ऑफिस के समीप खड़ा था, तभी एक व्यक्ति आकर चाकू का भय दिखाते हुए बोलेरो को लेकर भाग गया। बोलेरो चालक बालेडी का रहने वाला है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इस बार भी 15 दिसंबर से धान की खरीद की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विभाग की ओर से राइस मिलरों और धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार इस बार किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड 1 धान का मूल्य जो है वो 2320 रुपये निर्धारित किया है। वहीं राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस देगी। ऐसे में किसानों को साधारण धान के लिए प्रति क्विंटल 2400 रुपये और ग्रेड 1 धान के लिए 2420 रुपये मिलेंगे और इसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है और बोनस की राशि को लेकर सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार ने पिछले बार की तरह इस बार भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 23 लाख क्विंटल और केंद्रीय योजना के लिए 37 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार सरकार 25,357 किसानों से 17 लाख क्विंटल जो है वो धान खरीद पाई थी। किसानों को 387 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस बार भी सरकार किसानों से अधिकतम 200 क्विंटल तक ही धान खरीद की यहाँ पर सीमा निर्धारित की है, ताकि छोटे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इससे अधिक धान बेचने के लिए किसानों को उपायुक्त से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष राज्य के 2.32 लाख किसानों ने धान बेचने को लेकर निबंधन कराया था। सरकार की ओर से किसानों को SMS भेजकर धान की खरीदारी की गई थी। धान क्रय के समय ही यहाँ पर सरकार की ओर से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50% राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर वर्ष 2026 के इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्म तथा कक्षा 11वीं की परीक्षा का फॉर्म 30 नवंबर से ऑनलाइन भरा जाएगा और यहां पर इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आवश्यक जो सूचना है उसको जारी कर दिया गया है। जेक के सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों के सत्र 2024 से 26 के वार्षिक इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं का पंजीयन, आवेदन पत्र और कक्षा 11वीं की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 30 नवंबर से 16 दिसंबर तक विलंब शुल्क रहित जमा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विलंब शुल्क सहित 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ऑनलाइन यहाँ पर जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 दिसंबर और 23 दिसंबर है और इसमें यह भी बोला गया है कि कक्षा 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय होंगे और जिन यहाँ पर छात्र छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, अर्थात जिनका पंजीयन वर्ष 2021 यानी कि सत्र 2020 से 22 या फिर उससे पूर्व का है, तो उन्हें यहाँ पर नए सिरे से पुनः पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा उन्हें कक्षा 11वीं की परीक्षा 2024 में शामिल होना आवश्यक है, यानी कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा।
कक्षा 11वीं की परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण होने के बाद ही ऐसे छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए पात्र होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है।